सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के बारे में। यानी कि अगर हम सरल भाषा में कहें तो वो एक्ट जो कि हमें ये बताता है कि भारत में महिलाओं के लिए क्या कानून है एबॉर्शन करवाने का। यानी कि अगर कोई महिला है, अगर वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है तो उसके लिए क्या कानून है, क्या इसका लीगल प्रोसीजर है और हमारा कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है उसमें जहाँ पे भी जीएस का पेपर 1 और 2 आता है, जहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एथिक्स का पेपर या सोशोलॉजी ऑप्शनल का पेपर, वहाँ पर आप महिलाओं से रिलेटेड जो भी एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके पॉइंट इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे लॉ की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो लैंडमार्क जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के 2021 से लेकर 2023 में एबॉर्शन को लेके, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस एक्ट को और मजबूत बना दिया गया। और इसके साथ साथ जो भी लोग कानूनी जानकारी चाहिए वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली है कानून से संबंधित, और जो लॉ के जो लेक्चर्स है और जीएस वगैरह के जनरल स्टडीज़ के जो बर्निंग टॉपिक है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को समझने से पहले सबसे महत्वपूर्ण समझना जरूरी यही है कि इसमें 3 जो वर्ड्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस एक्ट को बनाने में। ठीक है, सबसे पहला 1960 का दशक, जब इसमें एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने इसके बारे में बात की। उसके बाद आता है 1971, जब इसमें बिल पास करके एक्चुअल में इसे एक्ट बनाया गया। और 2021 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट आए थे जिन्होंने कि इस जो एक्ट था उसमें कुछ संशोधन किया गया। ठीक है, कि भाई पहले ये था कि केवल महिला ही अपना अबॉर्शन करवा सकती थी, लेकिन 2021 में एक अविवाहित महिला अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है किसी भी कारण से, जैसे कि कोई रेप सर्वाइवर हो या कोई माइनर हो, उसके साथ कोई सेक्सुअली असॉल्ट हुआ, यानी कि 18 साल से कम उम्र की लड़की, तो क्या वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती है? नहीं कर सकती। तो उस प्रकार के कुछ फेरबदल 2021 के जो एक्ट था उसमें किए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1960 की, कि भाई जिस समय ये कानून नहीं बना था भारत में, तो आज़ादी के बाद और 1960 के दशक में क्या भारत में एबॉर्शन नहीं होता था ना? तब भी एबॉर्शन होता था, लेकिन उसका प्रक्रिया क्या थी? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 1960 का दशक ये बोलता है कि भारत में जो एबॉर्शन था ना वो प्रोहिबिटेड था, मतलब बिल्कुल मनाही थी, आप एबॉर्शन करवा ही नहीं सकते थे। और अगर कोई विवाहित महिला अपना एबॉर्शन करवाना भी चाहती थी तो वो अपने हस्बैंड की कंसेंट से और गुड फेथ में करवा सकती थी। ठीक है, इन केस अगर कोई इसे करवाता भी है, मान लीजिए कि कोई इंसान इसे गुड फेथ में नहीं करवाता है, क्राइम के रूप में करवाता है, तो वो उसे क्रिमिनलाइज करवाया गया, उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया था एबॉर्शन को, और उसमें आईपीसी की धारा जो है वो लगाई जाती थी, कानूनी प्रक्रिया उसके ऊपर की जाती थी 312 के अंतर्गत। अब सवाल ये आता है कि भाई 1960 में क्यों इसके बारे में बात की गई है ना, एबॉर्शन को लीगल क्यों कहा गया? तो देखिए, जैसा कि आपको पता है 1960 का दशक ऐसा था कि विश्व में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी ऑलरेडी, महिलाओं को लेकर काफ़ी बात, एम्पावरमेंट के बारे में बात हो रही थी। तो जो पश्चिमी देश थे वो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि जो महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि उनकी प्रेगनेंसी और उनका एबॉर्शन है, उसको कहीं ना कहीं उसको लीगली उसको एक रूप देना चाहिए। तो उसी चीज़ का प्रभाव देखते हुए भारत में भी इसी के बारे में बात की गई, और ये कहा गया कि भारत में भी ऐसे ही कुछ कानून होना चाहिए जो महिलाओं के एबॉर्शन को लीगली रूप से मान्य कहा जाए। तो उसी को देखते हुए शांतिलाल शाह कमेटी, इसे बच्चों याद रखेगा, ये एग्जाम में आ सकता है, शांतिलाल शाह कमेटी थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के अंडर में आती है। उनको ये कहा गया कि आप अपना एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, अपनी रिकमेंडेशन दीजिए और ये बताइए कि अगर हम भारत में अबॉर्शन की प्रक्रिया को कानूनी रूप से बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों के ध्यान में रख के बनाना चाहिए। ठीक है, तो 1971 में एक्ट लाया गया जो कि शांतिलाल रिकमेंडेशन के बेसिस पे था। तो देखो, उन्होंने तो अपनी रिकमेंडेशन दे दी और लोकसभा राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया, और पूर्ण रूप से सहमति के साथ 1971 में एक्ट के रूप में, एमटीपी की एक्ट के रूप में इसे वहाँ पे प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो शांतिलाल शाह कमेटी थी ना, उनका बेसिकली उद्देश्य यही था कि जो महिला है उसको सेफ और जो लीगल एबॉर्शन है उसकी अनुमति मिलनी चाहिए। उसका रीज़न ये भी था कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो महिलाएं हैं, जब वो प्रेगनेंसी का काल रहता है उनका, तो उनकी जो मोर्टेलिटी रेट थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही थी, है ना, मतलब कि मातृ का मृत्यु दर था वो बढ़ता जा रहा था।
तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उसे समझने के लिए उन्होंने जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होता है अबॉर्शन, उसको लिया, जो कि आपका MTP एक्ट के बारे में आया। तो ये तो था 1960 का बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे कि जो एक्ट पास हुआ उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली गई। उसके बाद हम बात करेंगे 2021 के एक्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। तो अब डिस्कस करते हैं बच्चों 1971 एक्ट, जो MTP एक्ट बोलता है, ठीक है। वो ये कहता है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बोला है महिला के लिए कि वो मैरिड वुमेन होनी चाहिए, यानी कि शादीशुदा महिला है और अगर वो एबॉर्शन की प्रक्रिया में जाना चाहती है तो वो निश्चित रूप से जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन यही है। दूसरा ये है कि जो उसका जेस्टेशनल एज है बच्चे की, यानी कि जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी भी एक एज लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी 7वें और 8वें महीने में और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 1971 एक्ट के हिसाब से उन्होंने लिमिट सेट कर दिया है कि यदि अगर आपका 20 हफ्ते का गर्भ है और अगर आप उसका एबॉर्शन कराना चाहती है तो आप निश्चित रूप से करा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जैसा कि पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, एबॉर्शन के टाइम पे जच्चा और बच्चे की जो जान को खतरा रहता है, इसलिए उन्होंने बोला है कि जो भी इस प्रक्रिया को करेगा वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्ट्रिशियंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी जो 12 वीक सप्ताह की अगर आपकी गर्भ अवस्था है उसको अबॉर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक डॉक्टर जरूरी है, लेकिन अगर वो 12 हफ्ता से ज़्यादा की हो चुकी है, यानी कि 20 हफ्ते की हो चुकी है, तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर आपके लिए चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी को लेके और अबॉर्शन को लेके बहुत ज़्यादा प्राइवेसी फील करती है, तो ये भी कहा गया कि भाई उस डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि उस महिला की जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच ना किया जाए। अगर कोई डॉक्टर किसी महिला की प्राइवेसी को लीक करता है तो 1971 एक्ट बोलता है कि आप पे फाइन इम्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 1971 एक्ट के बारे में बात है। तो बच्चों ये तो कहानी है 1971 की। तो आपको तो पता ही है 1971 बाबा आदम का ज़माना और 2021 में तो कितने बड़े सामाजिक बदलाव आ चुके। मान लीजिए कि अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में है, अगर उसको कोई बच्चा हो जाता है और उसका पार्टनर उसको बाद में शादी करने से मना कर देता है, तो क्या वो उस बच्चे को जन्मेगी या क्या उस बच्चे को वो अबॉर्ट कर सकती है? क्योंकि भाई 1971 का कानून तो बोलता है केवल मैरिड वुमेन, यानी कि अनमैरिड महिला या कोई डिवोर्सी लेडी है या कोई विडो है, अगर कोई भी ऐसी महिला जो रेप सर्वाइवर है या कोई माइनर है जो कि समझ लीजिए कि जो सेक्सुअली असॉल्ट गया, अगर वो कम उम्र की है और उनको बच्चा हो जाता है तो क्या उनके लिए कोई कानून नहीं हुआ? तो इसीलिए बच्चों 2021 में इसमें बहुत बड़े संशोधन किए गए, वही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको बताएगा कि 2021 में किस तरीके से एक अविवाहित महिला भी अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो किस तरीके से हमारा जो ये कानून है उसके दायरे में आती है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों 2021 में इस कानून में संशोधन किए गए। देखिए सबसे पहला बड़ा संशोधन तो यही था कि इसमें अनमैरिड महिला को भी कवर किया गया, ठीक है। अनमैरिड महिला को भी इसमें कवर किया गया। इसका रीज़न ये था कि देखिए जो अनमैरिड महिला है, मान लीजिए कि अगर वो रेप सर्वाइवर है या सेक्सुअली असॉल्ट है, माइनर है, छोटी लड़की है और या इनसेन है यानी कि पागल है, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है वो बच्चे को संभालने की स्थिति में नहीं रहेगी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो अगर वो 24 हफ्ते की भी गर्भ की अवस्था में भी है तो भी उसकी जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट करने के लिए उसको अलाउ किया जा सकता है। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई महिला है, अगर उसका बच्चा कोई डिसेबिलिटी के साथ देखा जा रहा है, मान लीजिए कि अगर वो प्रेगनेंसी काल में और डॉक्टर की जो रिपोर्ट है ये बोलती है कि बच्चा आने वाला जो होगा वो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग होगा, तो उस कंडीशन में भी वो गर्भपात करवा सकती है, अबॉर्शन की प्रक्रिया में जा सकती है। इसके साथ साथ डिवोर्सी और जो विडोहुड महिलाएं हैं वो भी इसमें कवर की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 1971 का एक्ट था वो सिर्फ ये बोलता था कि 20 हफ्ता तक की जो गर्भावस्था है उसको आप टर्मिनेट कर सकती है, लेकिन जो ये है 2021 का एक्ट है वो ये बोलता है कि 24 हफ्ते तक के लिए भी आप इसे टर्मिनेट करा सकते हैं, लेकिन अनमैरिड महिला भी करा सकती है, लेकिन वो महिला इन कैटेगरी में फॉल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्ट्रिशन इसमें चाहिए तो 20 हफ्ता तक की आपकी अगर गर्भ अवस्था है तो एक से चल जाएगा, नहीं तो अगर 24 हफ्ते की अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपके लिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो मेडिकल बोर्ड है उसका अप्रूवल चाहिए अगर आपकी 24 हफ्ता से प्रेगनेंसी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई अब इसमें अनमैरिड महिलाएँ भी कवर्ड हो गई।
गई है। तो कोई भी महिला के लिए भारतीय जैसे समाज में ये एक सोशल स्टिग्मा होता है कि भाई कुंवारी लड़की माँ बन रही है ना। तो उस चीज़ को, उसकी प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए, ताकि डॉक्टर उसको ब्रीच ना करे, उसके लिए कुछ कानूनी चीज़ें भी बोली हैं कि फ़ाइन लगेगा उस डॉक्टर के ऊपर और उसे सज़ा भी हो सकती है, इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है अगर वो किसी की महिला की जो प्राइवेसी को है वो लीक करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपके 1960 से लेकर 2021 तक हुई। अब देखिए ये बदलाव जो 2021 में आए ना, इसमें 2-3 लैंडमार्क जजमेंट केस है। जैसा कि मैंने आपको बताया 25 साल की एक दिल्ली की एक महिला थी। तो हुआ यूँ कि दिल्ली की 25 वर्षीय एक महिला थी जिसको कि 20 माह की जो थी वो गर्भावस्था थी, लेकिन जो महिला थी वो अनमैरिड थी। ठीक है, अनमैरिड थी और उसने सुप्रीम कोर्ट में, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी और याचिका में उसको मना कर दिया था प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से। देन उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की। उसने ये कहा कि भाई बच्चे को जन्म देना एक महिला की खुद की राइट टू चॉइस है, मैंने कोई इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई इसको इन्फोर्स कर रहा है तो वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका हनन हो रहा है। जैसे कि आर्टिकल 21 बोलता है हमारा पर्सनल लिबर्टी के बारे में, ये मेरी खुद की चॉइस है कि भाई कोई महिला बच्चे को जन्म देना चाहती है नहीं। तो उसी के आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और ये कहा कि मैं अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती हूँ। ठीक है, दूसरा केस ये है गुजरात का ही, अभी 2023 का ये केस है। उसमें एक महिला थी जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे और तीसरी उसको प्रेगनेंसी हो गई थी। तो उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो 25 वीक्स की थी। 25 की वीक्स को लेके वो गुजरात हाई कोर्ट ने ये बोला कि हम आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, हम इसके लिए आपको अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लॉ ये बोलता है कि 24 हफ्ते तक आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते। तो देन वो महिला फिर से वो भी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जो बीवी रंगनाथन और हिमा कोहली की जो बेंच है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते। क्यों? क्योंकि जो महिला की दलील थी, उन्होंने भी आर्टिकल 21 का हवाला दिया और जिसके साथ साथ उन्होंने ये बोला कि मेरी जो शारीरिक, मानसिक और जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही कि मैं अपने तीसरे बच्चे को प्रॉपर्ली देख सकूं, तो इसलिए मेरी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए। ठीक है, तो उसमें भी उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने उन पर मोहर लगा दी। तो ये लास्ट जजमेंट था जहाँ पे कि 25 हफ्ता के गर्भ को भी अबॉर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। ठीक है, तो बच्चों यही था MTP एक्ट के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन की बात करूं कि भाई GS वगैरह में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले 1960 की अगर मैं बात करूं तो वो यही पूछेंगे कि 1971 का एक्ट जो बना था वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था। तो शांतिलाल शाह कमेटी के एक्ट के रिकमेंडेशन पे, जो कि बात करता है वुमेन की सेफ हेल्थ और लीगल एबॉर्शन के बारे में। दूसरा ये था कि 1971 जो एक्ट था उसमें केवल मैरिड महिलाएं कवर की जाती थी, लेकिन जो 2021 का एक्ट था उसमें अनमैरिड महिलाएं भी कवर की जाती थी। ठीक है, तो यही था बच्चों आज का वीडियो, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया इस वीडियो लेक्चर में। आई होप कि ये वीडियो में आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा MTP एक्ट के बारे में। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जो भी जानकारी है GS पेपर की और जो भी लॉ की जो वीडियोस है वो लेके आऊँगी। कानून की सारी जानकारियाँ जो भी हमारे पास पहुँचेंगी हम आप तक पहुँचाएंगे। ठीक है, तो बस बच्चों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।